o'clock कर पाएँ शुरू। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये जो आंसर्स के साथ क्वेश्चंस आपको विद PDF कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? लेट्स लर्न स्क्वाड आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक जो है आपका वो आपको लेके जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं लेट्स लर्न स्क्वाड। और 9,29,000 या 30,000 मतलब टीचिंग एग्जाम्स क्या, वैसे भी इन जनरल वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल्स है। तो आप देख के ही ज्वाइन कीजिएगा किसी फेक चैनल से, क्योंकि लेट्स लर्न के नाम पे और भी आपको चैनल्स या मेरे नाम पे मिल सकते हैं। तो यही ऑफिशियल चैनल है एकमात्र। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका सीटेट के बैच की, सीटेट के बैच में अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। अगर आप एक ही जगह से सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट सब कुछ एक ही साथ चाहिए आपको विद क्लासेस, तो वो सब आपको इसी बैच में मिल जाएगा। एकदम नॉमिनल सी फी है। आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट से एनरोल करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हुई एक बात। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो इस बार का ताज़ा आया हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है, कुछ नए क्वेश्चंस को भी लिया है ना, क्योंकि सेम टॉपिक से D2+B में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, KVS में भी पूछा जाता है। आपका अगर हम बात करें OTET की, ओडिशा टेट की, तो वहाँ से भी पूछा जाएगा आपसे। CTET में तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब सबको अब पता लग गया है क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। 28 क्वेश्चंस हैं और 28 के 28 क्वेश्चंस से आपको गो थ्रू जरूर होना चाहिए, चाहे थोड़े से स्पीड में चलेंगे, लेकिन 28 के 28 क्वेश्चंस आपने पढ़े होने चाहिए। कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जो है एक कैसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की किस अवस्था को या किस क्षमता को प्रभावित करती है? तो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये हमें पता है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। ईशान अवस्थी याद कीजिए, तारे जमीन पर मूवी में जो कैरेक्टर हैं, जिनके टीचर जो हैं वो बनते हैं आमिर खान, और बम बम बोले और वो सारे गाने हमने सुने। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। टीचिंग के लिए बड़ा एक अच्छा सा मैसेज है उस मूवी में, है ना। मूवीज के एग्जांपल मैं बहुत बार लेती ही हूँ। रीडिंग की अगर हम बात करें, और रीडिंग में डिसेबिलिटी या रीडिंग में दिक्कत होने की वजह से कई बार लिखने में भी समस्या हो जाती है डिसलेक्सिक बच्चे को, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर रीडिंग का ऑप्शन ना हो तो राइटिंग के साथ भी हम जा सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में दिक्कत आ सकती है, ये एक बेसिक सी बात है। डिसलेक्सिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कह देते हैं इसको, कि कुछ हद तक इसमें हेरिडिटी भी जिम्मेदार है। कई बार कुछ फिक्स नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, हर केस में पता नहीं लग सकता, लेकिन हेरिडिटरी यानी जेनेटिक्स का भी रीजन हो सकता है, एनवायरमेंट का भी हो सकता है, डेवलपमेंटल, इसीलिए इसको न्यूरो डेवलपमेंटल हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूरोलॉजिकल यानी तांत्रिकीय जो है विकार कहेंगे इसको, और ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने में दिक्कत होती है। लिंक साउंड्स विद सिंबल्स यानी फोनोलॉजिकल कनेक्शन बनाने में, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में प्रॉब्लम होती है कि किस वर्ड, किस साउंड के साथ कौन सा वर्ड बन पाएगा। जैसे डिसलेक्सिक बच्चा 100 को वॉज लिख सकता है क्योंकि रिवर्स राइटिंग की इसमें दिक्कत हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे? ब्रेन में हो सकता है, जो आपको ए ऐसे दिखता है बच्चे को ऐसे दिखता हो जिसको डिसलेक्सिया है ना। आप बी ऐसे बनाते हैं, वो बी को ऐसे बना दे, है ना। डी और बी में बहुत दिक्कत होती थी बचपन में, जो थोड़ी सी नॉर्मल है। देखो ये कई बार क्या होता है, एक्वायर्ड भी होता है डिसलेक्सिया, और ज्यादातर केस में अगर हम बात करें तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो जीवन पर्यंत रहता भी है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है डिसलेक्सिया खत्म कर देंगे, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल की जब हम बात कर रहे हैं, कि जो पता चल जाता है हमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में डेवलपमेंट के समय ही, शुरुआत के 10-12 साल से पहले ही जीवन के पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है अचानक से कोई 25 साल में पता लगा कि डिसलेक्सिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई सेंसरी या कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट वाला नहीं है, चलने फिरने वाला नहीं है, वो डिस्प्रेक्सिया हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल है यानी शारीरिक है, शारीरिक तो नहीं, बट ये सोशलाइज विद पीयर्स में ऑटिज्म आ सकता है। तो ये कुछ हैं जो अगर ऑप्शन कुछ और होता तो आंसर बन जाता। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें समस्या होती है साउंड्स को सिंबल्स के साथ जोड़ने में। जैसे 100, तो अब 100 को SAW के साथ, साउंड को लेटर के साथ जोड़ने में दिक्कत होती है डिसलेक्सिक बच्चे को, सितारा, ठीक है बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़िए फटाफट से और जवाब दीजिए किसमें? पोल में। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स होल्डिंग हेड इन एन ऑकवर्ड पोजिशन when reading, squinting and rubbing the eyes frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters, these can be symptoms of potential what? आलोक नाम का एक बच्चा है जो निम्नलिखित व्यवहार दर्शाता है। निम्नलिखित व्यवहार क्या है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार बंद कर रहा है, खोल रहा है,
ऐसे खुजली कर रहा है, आंख लाल हो जा रही है, ठीक से देख नहीं पा रहा है, इसका मतलब बच्चे को देखने में समस्या है, विजुअल डिसऑर्डर है ना। कई बार बच्चा खड़े होकर देखेगा, बार बार क्लास में कोई बच्चा है जो खड़े होकर देख रहा है, बार बार कभी इधर देख रहा है, कभी टेढ़ा होकर देखने की कोशिश कर रहा है, यानी विजुअल प्रॉब्लम है बच्चे को। तो ऐसे बच्चे को या तो आप आगे बिठाइए और उसको सजेस्ट कीजिए कि वो आई टेस्ट कराए और पता लगे चाहे कि क्या समस्या है। पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बात आप उसके पेरेंट्स के सामने भी रख सकते हैं। तो ये कोई ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई उसको सोशल कम्युनिकेशन में, बातचीत में दूसरों से समस्या हो रही है या वो बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। रेपिटेटिव बिहेवियर है, ऐसा भी नहीं है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, जैसे स्पीच डिसऑर्डर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एपीडी बोलते हैं, कि सुन करके ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा बच्चा। या इसमें एक और चीज हम पढ़ते हैं, डिस्फेजिया, यानी बच्चे को भाषा समझने में, डिस्फेजिया को हिंदी में भी डिस्फेजिया ही कहेंगे, तो बच्चे को भाषा समझने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में, कॉम्प्रीहेंड करने में, सुन के समझने में दिक्कत होती है। तो ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि बातचीत की दिक्कत थोड़ी है, ये है विजुअल प्रॉब्लम, यानी दृष्टि संबंधी विकार है या समस्या है बच्चे को कोई। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम, एलपीडी, जिसको हम कह देते हैं कि भाई लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, कि लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत है। इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, यहां ये नहीं लिखा सिर्फ लैंग्वेज की दिक्कत है, लेटर्स की, नंबर्स की, कुछ भी हो सकती है। और बच्चे की आंखें वो बार बार मल रहा है, या फिर वो खड़े होकर के देखने की कोशिश कर रहा है, लाल हो रही हैं आंखें, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है ना। अब हम कब देखते हैं कि हम किताब को बिल्कुल पास ला के देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, इसका मतलब विजुअल प्रॉब्लम है बच्चे को। तो दृष्टि बाध्यता हो सकती है किसी भी प्रकार में, या उसकी आईसाइट वीक हो सकती है, जिसका उसे अभी पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भाई जब हम चश्मा लगाने जाते हैं उससे पहले भी तो हमें ये सब समस्याएं होती है ना। जिनको नंबर है वो ये बात जानते हैं, मुझे नंबर नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि आप कहीं भी जाते हो, व्लॉग में दिखते हो तो चश्मा क्यों हटा देते हो। तो ये चश्मा जो है नंबर का नहीं है, ये दिखावटी चश्मा है। मतलब दिखावटी नहीं है, बट ये लाइट्स को थोड़ा सा ईजी बना देता है, लाइट्स में ब्लू कट जिसको बोल देते हैं। तो मुझे पता नहीं, या तो ये क्या कहते हैं उसको, जो वो होता है ना दवाई वाला, प्लेसिबो है, या तो मेरे दिमाग में ये प्लेसिबो इफेक्ट है कि मुझे लगता है कि लाइट मेरी आंखों को कम इम्पैक्ट डालती है जब मैं चश्मा लगाती हूँ, या तो ये सच में करता है। बट स्टूडियो में बिना चश्मे के मेरे से रहा नहीं जाता, और वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ती है ना, एकदम 6/6 ठीक है आंखें। तो ये रीजन है। द टर्म मायोपिया इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। मायोपिया शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है। ये 2018 में ओटेट में पूछा जा चुका है। तो ऐसा नहीं आप ये सोचें कि ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। बच्चे की जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसी के आसपास की बात है। ठीक, तो अगर हम देखें, मायोपिया इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड हम उन बच्चों को कहेंगे जिनका मानसिक स्तर जो है वो नॉर्मल से नीचे है ना। 25 IQ है किसी का, 50 IQ है, हमारे भी 3 तरीके के होते हैं। तो ये मेंटली रिटार्डेड नहीं है, बच्चा मानसिक रूप से पीछे नहीं है। मायोपिया किससे संबंधित होता है? हियरिंग इंपेयर्ड नहीं, सुनने में भी दिक्कत नहीं है, ये कोई सुनने की समस्या नहीं है। मायोपिया होता है विजन में, यानी देखने में समस्या, यानी विजुअली इंपेयर्ड है बच्चा, दृष्टि बाधित है बच्चा, है ना। मायोपिया को क्या कहते हैं हम? नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में क्या होगा, पास का तो सही दिखता है, दूर का देखने में समस्या होती है ना। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल रीजन भी हो सकते हैं कि किस तरह का एनवायरमेंट रहा है, हम ठीक से वो एक सही डिस्टेंस पे कई बार नहीं पढ़ते। ओवर यूज ऑफ स्क्रीन हो सकता है, जैसे आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि फोन में या स्क्रीन का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, या अगर आपने ओपन एनवायरमेंट बच्चों को खेलने कूदने का मौका ही नहीं दिया नेचुरल एनवायरमेंट में, तब भी उसकी आईसाइट में समस्या आ सकती है बड़े होकर के। अगर बचपन में एक सही एनवायरमेंट तो चाहिए ना। तो ये नियर साइटेडनेस, या कहते हैं ना हम कि दूर की नजर कमजोर है, तो नियर साइटेडनेस में, ये मायोपिया में ऐसा होगा। तो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, मायोपिया जो है विजन से संबंधित है, देखने से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट से। नीता एक बच्ची है। नीता ऑलवेज फॉरगेट्स टू ऐड द कैरी ओवर डिजिट व्हाइल डूइंग एडिशंस, दिस इज अ फीचर ऑफ। नीता एक बच्ची है, मान लीजिए हम 27 में से 9 को घटा रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 7 में से 9 नहीं घटा सकते, तो वो जो हम कहते थे ना हासिल का 1 लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो 17 में से 9 घटाएंगे, ठीक है जी। तो फिर हम 8 बचेगा, वो सारी कहानी है, हम जानते ही हैं। तो ये जो एक बच्ची है नीता, जिसको वो हमेशा भूल जाती है कैरी ओवर डिजिट को काउंट करना, या तो एडिशन में, यहां मैंने सबट्रैक्शन का बता दिया, एडिशन में भी सेम चीज होगी कि 9 और 7 जो है आपके 16 हो जाएंगे, और हासिल का 1 चला जाएगा। हम यहाँ ऊपर लिख लेते थे, और 2 और 1 3 हो जाएगा, लिखते थे ना ऐसे। आज मुझे याद ही नहीं आ रहा था हिंदी में क्या कहते थे इसको, हासिल कहते थे। तो नीता हमेशा जोड़ घटा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है। वो भूल ही जाती है कि ये 1 जो है हासिल का लिया था या कैरी ऑन किया था,
ठीक है, तो ये किससे संबंधित समस्या है? मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या है। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में समस्या हो बच्चे को, दैट मीन्स डिसकैलकुलिया है। डिस का मतलब ये डिफिकल्टी, ये जो वर्ड है डिस, इसका मतलब है डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन इज नोन एज डिसकैलकुलिया, यानी गणना करने में जब समस्या है तो गणन संबंधी विकार कहते हैं इसको, डिसकैलकुलिया को। मैथ्स में जोड़ना घटाना कैलकुलेट करने में दिक्कत बच्चे को आ रही है, सिंपल बात है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया है मोटर स्किल्स से संबंधित। मोटर स्किल्स क्या होती हैं? पेन पकड़ के लिखने में समस्या हो सकती है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, है ना। मोटर एक्शंस जो है उसके गतिक कौशल जो है ग्रॉस और फाइन। डिसलेक्सिया आपको पता ही है रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्राफिया क्या है? राइटिंग में दिक्कत हो सकती है बच्चे को। अच्छा, डिस्प्रैक्सिया के कारण भी कई बार लिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि चलने फिरने, टाई बांधने, बटन लगाने में डिस्प्रैक्सिया में समस्या हो सकती है। और पेन पकड़ना भी एक तरह से एक मोटर स्किल ही है, फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो अगर डिस्ग्राफिया ऑप्शन में ना हो और लिखने की समस्या की बात करें तो डिस्प्रैक्सिया को आप राइट लगा सकते हैं, ठीक है ना, इतनी बात। तो यहां पे डिस्कैलकुलिया हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू विच फैक्टर्स, यानी जो अधिगम अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, वो किस फैक्टर से हो सकती है? हेरिडेटरी फैक्टर से, यानी आनुवांशिकता, कोई जेनेटिक कोडिंग में कुछ दिक्कत हो तो बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है ना। ऑटिज्म की अगर हम बात करें, हालांकि वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की भी तो उसमें भी कुछ हद तक जेनेटिक एस्पेक्ट भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल तो जेनेटिक या हेरिडेटरी फैक्टर हो सकता है ना। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, शारीरिक विकार, कोई अंग ही ठीक से डेवलप नहीं हुआ उसकी वजह से दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट में भी न्यूट्रिशन से लेके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ एक डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए। अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज हैं। तो ये चारों ही बातें सही हैं जो आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, उपरोक्त सभी 90% लोग यही जवाब दे रहे हैं जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, चाहे हम डिसलेक्सिया की बात करें, डिसकैलकुलिया की बात करें, डिस्ग्राफिया की बात करें, डिस्प्रैक्सिया की बात करें, डिस्फेजिया की बात करें, डिस्मॉर्फिया की बात करें, है ना, डिस्टोपिया की बात करें, ये जितने भी डिस मतलब डिफिकल्टी इन समथिंग, डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, कुछ भी एक एक्टिविटी करने में दिक्कत है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, उन पे हम चर्चा करेंगे। फटाफट से बताइए। डिसेबिलिटी मतलब किसी भी तरह की एक अक्षमता या कोई काम करने में दिक्कत है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने से संबंधित अक्षमता। 79% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। आते हैं, समझते हैं। अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन। बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चे को अलग थलग मत करो, है ना, कि बच्चे को आप अलग थलग मत करो, कि आप जो बच्चा देख नहीं सकता उसको अलग क्लास में पढ़ाओ, जो बच्चा डेफ एंड डम सुनने में और बोलने में, जो मूक बधिर बच्चा है उनको अलग स्कूल में पढ़ाओ, दृष्टिबाधित को अलग नहीं। ये स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव स्कूल्स होने चाहिए। समावेशन करें जो हर बच्चे को एक छत के नीचे पढ़ाया जा सके रेगुलर स्कूल में। तो एक अलग से संस्थान बना दीजिए, मुख्य धारा में मत पढ़ाइए, नहीं मेन स्ट्रीम में पढ़ाइए। हैज अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिम। एक बच्चा जिसको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको भी एक नियमित रेगुलर स्कूल में पढ़ने की आजादी है, जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बशर्ते बस आपको कुछ प्रोविजंस करने होंगे कि अगर एक बच्चा है जिसको देखने में समस्या है तो उसके लिए यू टाइप का या सर्कल टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट आप कर दीजिए जिसमें वो सेंटर में हो, ताकि वो टीचर को, क्लास को, लिखे हुए को बोर्ड पे देख पाए। किसी को सुनने में दिक्कत है तो आप उसको आगे बिठा सकते हैं, है ना, या मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। किसी को हकलाना तुतलाना इस तरह की दिक्कत है, आप उसको लैब में ले जा सकते हैं, लैंग्वेज लैब में, जहां उसको उस तरह की प्रैक्टिस या सही संसाधनों का प्रयोग करके वो बेटर हो सके। तो आपको स्पेशल प्रोविजन करने हैं नॉर्मल स्कूल में, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, नॉर्मल स्कूल में स्पेशल प्रोविजन। थर्ड ऑप्शन है शुड बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन बट शुड नॉट बी टॉट साइंस एंड राइटिंग स्किल। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, यहां पे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है, ये कि संज्ञान की कमी है, आईक्यू की कमी है, ऐसा नहीं है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो हम उसको कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन दे दो कि कुछ सीख जाए, अपना काम चल जाए। लेकिन यहां पे इंटेलिजेंस की कमी नहीं है बच्चे में, एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को भी ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये कहना गलत होगा कि इसको सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन दे दो, कि कुछ चरखा सिखा दो, कोई और काम सिखा दो जिससे काम चल जाए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, नीड्स टू बी डेल्ट विद सीवियरली एंड पनिश्ड हार्शली फॉर दिस मिस्टेक। देखो, बच्चे को पनिश करना ये सब तो वैसे ही नेगेटिव ऑप्शन हो जाते हैं, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चे को नियमित स्कूल में पढ़ाना है। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड है भाई, डिसेबिलिटी मतलब करने में, कोई भी काम करने में समस्या है बच्चे को, है ना। जब हम एलडीज की बात करते हैं
है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, सीखने से संबंधित अक्षमता की बात करते हैं, यानी स्कूल में सीखने में समस्या हो रही है बच्चे को। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द है 1960s में सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सैमुअल किर्क, ये पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, सैमुअल किर्क, ठीक है। खैर, सीखने में अक्षमता हो रही है बच्चे को। अब इसमें जरूरी नहीं है कि उसकी आईक्यू में कमी है, ठीक है, वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में आ जाता है कि जब बच्चे के आईक्यू में कुछ दिक्कत है, यानी उसकी मेंटल एबिलिटी कम है, ठीक है ना। कई प्रकार की अक्षमताएं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता कह देते हैं कि बच्चे के संज्ञान में या आईक्यू के स्तर में कमी है, ये वो वाली डिसेबिलिटीज नहीं है। इसमें कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज आती हैं जो लिखने में, पढ़ने में, समझने में, क्योंकि उसकी ब्रेन की वायरिंग न्यूरोलॉजिकली डिफरेंट है। मैंने कहा डिफरेंट है, कम नहीं है, तो वो भी सीख सकता है, बस आपको स्पेशल प्रोविजन लेकर के आने क्लासरूम में, ठीक है। बात लाइक शेयर आप लोग कर रहे होंगे, मैं खुद भूल जाती हूँ ये सब बातें कहना, अब फिर भी शुरुआत में आपको बता दिया जाता है। आरूज इंटेलिजेंस टेस्ट, आरू एक बच्ची है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट्स दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट, यानी उसका जो आईक्यू है, उसका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो बताता है कि बच्ची औसत या औसत से अधिक, यानी 90 से 110 या 110 से 120 के बीच में भी उसका आईक्यू हो सकता है। एवरेज बच्चे का आईक्यू होता है 90 से 110, तो इतना तो उसका है ही, और अबव एवरेज के अराउंड ही है, वो थोड़ा एवरेज से ऊपर ही है, ठीक। हाउएवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंसेज एंड साइंस आर वेरी लो, लेकिन फिर भी बच्ची के जो ग्रेड्स हैं, जो नंबर हैं, वो पढ़ने में स्पेलिंग मिस्टेक्स उसकी बहुत होती है, पढ़ने में दिक्कत है उसको, सोशल साइंसेज जो कि पढ़ने और लिखने का विषय है उसमें दिक्कत आती है, साइंस में भी कई बार दिक्कत आती है, इन्हीं सब चीजों की वजह से। हर मैथ्स ग्रेड्स आर क्वाइट हाई एंड हर राइटिंग स्किल्स आर एडिक्वेट, लिख ठीक लेती है, मैथ्स में भी ठीक है स्थिति, बस पढ़ने और स्पेलिंग रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो जो ये पारुल है, या जो भी आरू नाम है मान लीजिए बच्ची का, तो आरू को क्या समस्या है ये पूछा है। डिसकैलकुलिया है, जब कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है, मैथ्स तो परफेक्ट है। डिसग्राफिया है, हाँ लिखने में दिक्कत होती है लेकिन रीडिंग में भी दिक्कत है, तो लिखने में सब जगह दिक्कत होती है तो फिर मैथ्स में भी गलत लिखती वो, तो ये तो नहीं हो सकता। डिसलेक्सिया इज द राइट वर्ड, यहाँ पे डिस्फेजिया जो है लैंग्वेज को प्रोसेस करने का डिसऑर्डर है, भाषा समझ में नहीं आ रही लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की तो आ रही है उसे, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, है ना। तो फटाफट से बताइएगा कि क्या है क्वेश्चन, मतलब क्या है इसका जवाब। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डीट प्लस भी पीआरटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको सेग्रीगेट नहीं करना कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपके यहाँ अभी भी पूछे जा रहे हैं, सीटेट में भी पूछे जा रहे हैं, लगभग हर जगह पूछे जा रहे हैं आजकल, पहले से थोड़ा सा पैटर्न सब जगह चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी जीवन के शुरुआत में डेवलपमेंट के समय ही पता चल जाता है विकासात्मक दिव्यांगता है, 6, 7, 10 साल के आसपास, 12 साल से पहले पहले, मतलब चाइल्डहुड के समय पे ही पता लग जाएगा। बात तो सही है, ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। याद कीजिए माय नेम इज खान, तो माय नेम इज खान मूवी में जो शाहरुख खान है वो ऑटिस्टिक हैं, है ना, और बचपन से ही आइडिया लग जाता है उनको देख करके। तो ऑटिज्म होता बचपन से ही, कई बार पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी विकास के समय से ही पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है बाद में होने वाली कोई दिक्कत है ना। ऑटिज्म अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली एंड टू वेरिंग डिग्रीज। ऑटिज्म लोगों को अलग अलग और अलग डिग्री तक प्रभावित कर सकता है, यानी किसी में किसी चीज को लेकर के दिक्कत हो सकती है, किसी और व्यक्ति में किसी और चीज को लेकर, क्योंकि ऑटिज्म एक अपने आप में बहुत ही बड़ा वेरिड स्पेक्ट्रम है, एक छाता है, ASD बोलते हैं इसलिए इसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, यानी एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो OCD हो, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपको पढ़ने की एज सच जरूरत नहीं है। OCD बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कहीं पूछ लिया था तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ A and B आर ट्रू, कि दोनों A और B सत्य हैं, कि अलग अलग लोगों में अलग अलग डिग्री तक प्रभावित कर सकता है। और इसमें बच्चा क्या है, रेपिटेटिव यानी स्टीरियोटिपिकल एक्शंस, बार बार सेम एक्शन करेगा, वो शाहरुख खान याद कीजिए आप माय नेम इज खान में, है ना, रिपीट करेगा शब्दों को, अपनी जो सोशल सराउंडिंग है उसकी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, अपनी सराउंडिंग में ज्यादा चेंजेस अगर हो जाए तो उसको दिक्कत होती है। तो ये सारी समस्याएं ऑटिज्म में आती हैं। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रोमियो इज अ बॉय, है ना, इसको हमने बनाया है रोमियो को।
रोमियो इज अ बॉय विद अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। रोमियो एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है ना, श्रवण दोष है। सोनियो इज अ नॉर्मल बॉय। ये रोमियो और सोनियो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, निशा हंस रही है इस पे, है ना। मेरा मन तो किया सुजुका और नोबिता डालूं, बट फिर मुझे लगा यहाँ पे ज्यादा सीरियस बात चल रही है, ऐसी हंसी मजाक की बातें नहीं करनी चाहिए। रोमियो इज अ बॉय विद अ हियरिंग इम्पेयरमेंट, सोनियो इज अ नॉर्मल बॉय। बोथ गेट एनरोल्ड इनटू द सेम स्कूल। सेम स्कूल में चले जाते हैं सोनियो और रोमियो। व्हाट डू वी कॉल सच टाइप्स ऑफ स्कूल्स? जहां पे रोमियो जिसको एक सुनने में दिक्कत है, एक सुनने में अक्षमता वाला बच्चा है रोमियो, और सोनियो जो कि एक नॉर्मल बच्चा है जिसको सुनने में या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी एज सच नहीं है, दोनों एक स्कूल में जाते हैं। तो आपको बताना है कि हम ऐसे स्कूल्स को क्या कहेंगे जहां रोमियो भी है और सोनियो भी है, यानी जिसको एक बच्चा जो जिसको डिसेबिलिटी है कोई, और एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी नहीं है। फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है 46 लाख की सब्सक्राइबर की शुभकामनाएं आपको, 5 मिलियन में आपसे पार्टी लेने आऊंगा। ठीक है, कर लेंगे भाई 5 मिलियन की पार्टी। बाकी ये सब मोह माया से मैं बहुत दूर हो चुकी हूँ, है ना। अब आप देखते हैं काफी कम भी एक्टिव रहती हूँ कई बार एट टाइम्स। बहुत साल हो गए यार, 8 साल हो गए यूट्यूब, इस साल 8 साल हो जाएंगे। बट अच्छा लगता है ऑफकोर्स, ये टीचिंग में इतना बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है, ये आप लोगों ने ही सपोर्ट करके लेट्स लर्न के द्वारा बताया है। अदरवाइज मुझे खुद नहीं पता था कि 46 लाख लोग टीचिंग में हो सकते हैं, प्योर टीचिंग चैनल में, जहां हमने कभी कोई ऐसा वीडियो ऐसा सच नहीं बनाया जिसमें कोई और एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन के लायक बात है, बट कर लेंगे, 5 मिलियन पे करेंगे, डोंट वरी। देखो फटाफट से इतने आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके 5 मिलियन पहुंचाइए इसको, फिर हम बात करेंगे ना। ये टिपिकल एकदम यूट्यूबर्स जिस तरह की बात करते हैं उस तरह की बात मैंने कर दी है। चलो भटको मत, इधर आ जाओ टॉपिक पे। कैसे स्कूल में जाते हैं रोमियो और सोनियो? इंक्लूसिव स्कूल में, जहां एक नॉर्मल बच्चा भी है और एक स्पेशल बच्चा भी है, और स्पेशल बच्चा भी है। वो स्पेशल बच्चा स्पेशल नीड्स वाला हो सकता है, जिसको विजुअली कोई समस्या हो, है ना, मेंटली रिटार्डेड हो, देखने में सुनने में कोई समस्या हो, चलने फिरने में लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, या फिर गिफ्टेड भी हो सकता है बच्चा। जो नॉर्मल से अलग है वो स्पेशल मान लिया हमने। तो समावेशी स्कूल है जिसमें हर तरह का बच्चा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होती है, सेपरेट या स्पेशल या वोकेशनल नहीं। वोकेशनल में तो सिर्फ कुछ वोकेशन सिखाए जाएंगे, कोई स्किल्स सिखा देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्टूडेंट विद ADHD लाइकली टू हैव? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD के अंदर किस तरह की विशेषताएं या किस तरह के लक्षण पाए जाएंगे, ये पूछा है। निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्युत्क्रम जो आप कहना चाहें, ADHD वाले बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है, आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, जिसकी अटेंशन में ही डेफिसिट है, जिसके अवधान में ही कमी है और अति सक्रियता है, हाइपर एक्टिव है, वो शांति से बैठ के काम नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया गलत। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, ये बात एकदम सही है कि आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, उछलता कूदता रहता है ना, इधर से उधर उधर से इधर, कभी बैठेगा कभी उठेगा, कभी ये क्वेश्चन, मतलब डिस्टर्बेंस रहेगा। हाइपर एक्टिविटी है ना, अटेंशन में कमी है, ध्यान लगा ही नहीं पाता ज्यादा देर तक एक जगह पे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम मान लो 30 मिनट का कोई टास्क है तो उसको 5-5 मिनट के 6 टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर ध्यान लगा पाए। एक बड़ा लंबा टास्क नहीं देते उसको, ये नहीं कहेंगे 3 घंटे बैठ जाओ, उठना भी मत। टेंडेंसी टू लिसन टू अदर्स केयरफुली फॉर लॉन्ग, ये भी नहीं हो पाएगा उससे कि ज्यादा देर तक बैठ के सुन पाए। एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेजेस विदाउट ब्रेक, नहीं, ब्रेक चाहिए, ज्यादा लंबा काम ये एक बार में नहीं कर पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।